स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इससे जुड़े इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें बाकी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स को, साथ ही साथ आज जो हम चैप्टर का पार्ट पढ़ने वाले हैं इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हमने बात कर ली थी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए कि किसी भी सर्किट के अंदर अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं इनका हमें पता चल रहा है। लेकिन करंट फ्लो से हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम एक चीज ये जानें कि देखिए जब भी किसी रजिस्टर वायर में या किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो करंट जब फ्लो करता है तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि चल रहे हैं या गति कर रहे हैं। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। एक तो फ्लो ऑफ चार्ज, पहली बात तो इसी से तो करंट फ्लो कर रहा है। एक कॉलिजन ऑफ द आयंस, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं। भाई ये सीधे सीधे चल रहे हैं ये तो हमने बात मान ली, लगातार फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग इनमें कॉलिजन मतलब टक्कर भी तो हो सकती है। तो इन दो रीजन से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। तो ये होता क्यों है, देखिए कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट का अधिकतर भाग तो किस काम में आ जाता है, जिस भी अप्लायंस को हम काम में ले रहे हैं उसको जनरेट करने के उसको उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए जरूरी होता है। अब उसके वर्क करने के लिए एक चीज क्या जरूरी है, एक चीज ये जरूरी है कि ये जो चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज, ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। लगातार चार्ज फ्लो होगा। मान लीजिए कि कोई पंखा चल रहा है तो लगातार करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, तभी तो वो पंखा चलेगा। लेकिन 100% एफिशिएंट कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं होता है। 100% एफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि करंट का अधिकतर भाग तो उसको कंटिन्यूअसली चलाने के काम आ रहा है, लेकिन सम पार्ट यानी कि कुछ पार्ट जो होता है इज डिसिपिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। देखो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, डिसिपेटेड मतलब निकलता है, कुछ भाग जो है इस करंट के फ्लो का वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पंखा बहुत देर चल रहा है, उसको अगर आप छू के देखते हैं ना, मोटर वाले पार्ट को, तो गर्म हो जाता है। टीवी भी बहुत देर तक अगर चल रहा है तो उस पर भी हाथ लगाकर हम देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो 100% एफिशिएंट कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं होता, यानी कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं पूरी एनर्जी जो है वो उसकी एफिशिएंसी में कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ पार्ट जो होता है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होता है, कहां से, उस इक्विपमेंट में से। अब ये तो बात हो गई किसकी, हीटिंग इफेक्ट की, लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। इस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी तरीके निकाली है जहां से ये हीट एनर्जी जो है ये हमारे काम में आ रही है। और कैसे काम में आ रही है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो पहली बात हम करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो काम आ रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि किस पर काम कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, टोस्टर है, ठीक है, गीजर्स हैं हमारे, इलेक्ट्रिक केटल है, चाय वगैरह बनाने के काम आती है, जो आयरन प्रेस है हमारी, और भी कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं। तो अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर जब ये काम करते हैं तो एक तो ये हो गई, साथ ही साथ हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल बल्ब की। अब देखिए ये जो बल्ब है ये कैसे हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक वायर होता है। अब ये वायर कौन से मेटल का होता है, दिस इज टंगस्टन मेटल, ठीक है। अब ये टंगस्टन मेटल का ही क्यों होता है, चांदी का और कॉपर का या जिंक का क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन होता है कि ये जो टंगस्टन वायर होता है इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज अराउंड 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है इसका,
मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट पर कैसे काम कर रहा है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ये जो वायर है टंगस्टन का, इसके अंदर क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और गर्म होकर ग्लो करने लग जाता है और इसके ग्लो करने से प्रकाश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ बाहरी डिस्टरबेंसेस से बचाने के लिए ये जो बल्ब होता है इसके अंदर इनएक्टिव गैसेस को भर दिया जाता है, इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। ठीक है, मेनली ये जो गैसेस है नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये भर दी जाती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर, वो जो कांच होता है उसके अंदर। टंगस्टन वायर होता है, काम कैसे कर रहा है कि जैसे ही आपने करंट फ्लो स्टार्ट किया वैसे ही ये टंगस्टन वायर बहुत पतला सा होता है, ये गर्म होकर हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहा है, गर्म होकर ग्लो करने लगता है जिससे कि हमें क्या मिलती है, लाइट एनर्जी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हमको जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए कि वायर जो है बल्ब का टंगस्टन का बना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ ही साथ भरी हुई जो गैस है वो नाइट्रोजन और आर्गन, मेनली इनएक्टिव गैसेस इसके अंदर भरी जाती है। अब हम बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन का जब भी किसी सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब जब देखिए वर्क की क्या डेफिनेशन है, पावर की बात करते हैं अपन, है ना, कि पावर की क्या डेफिनेशन है, वर्क अपॉन टाइम, यही कहा जाता है पावर को, कि रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड पावर, यही होता है वर्क अपॉन टाइम। कि पावर किस में ज्यादा है, आप कैसे पता चलाओगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को आधे घंटे में या 1 घंटे में कर लेता है, तो पावर किस में ज्यादा है, जो उस काम को आधे या 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज नोन एज पावर। यहाँ से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट निकालें तो जूल पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना, जूल पर सेकंड वर्क की यूनिट जूल होती है। अब यहां से हम पता करते हैं हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम बात करते हैं कि इसकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे उसी फॉर्मूले पर जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर के शुरू में, हमारी जो सेकंड क्लास थी इस चैप्टर की, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, बताइए, याद हो तो। क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, हम कैसे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, वर्क इनटू चार्ज होता है, या यहां से हम वर्क निकाल लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन को पता करने के लिए हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये किया था कि किसी चार्ज को किसी परिपथ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लाने में जितना काम किया जा रहा है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, यही पढ़ा था हमने। अब अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पर ये देखो वर्क W हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हमने लिख दी V और मल्टीप्लाइड बाय Q दैट इज चार्ज। अब हम क्या करें कि दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या अगर कर दें तो दोनों तरफ कर दे, करते हैं अपन, ऐसा है ना। तो वर्क अपॉन टाइम यहाँ से क्या हो गया, पावर V। Q अपॉन T क्या था बताओ, याद कर लो कि Q अपॉन T को आपने कैसे डिफाइन किया था, Q अपॉन T होता है हमारा I दैट इज करंट। सही बात। अब देखो कि पावर बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय फ्लोइंग करंट। ठीक, अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है लगातार सर्किट के अंदर, तो अभी हमने पढ़ा कि जब ये करंट लगातार फ्लो कर रहा है तो क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो इस स्थिति में मान लो कि कुछ देर तक ये करंट फ्लो कर रहा है और इस स्थिति में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। तो अब हम अगर यहां से जनरेटेड हीट या हीट जनरेटेड की मात्रा निकालें, क्योंकि हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ना है, तो जनरेटेड हीट H विल बी इक्वल टू कि कितनी हीट जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी, कि कितनी देर तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना। ये देखो हीट जनरेटेड बाय पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, की कितनी देर तक ये पावर सप्लाई हो रही है, तो उससे क्या जनरेट हो रही है, हीट। तो VIT यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम के इक्वल होगी। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, देखो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका VIT। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले, अभी इतने सारे क्यों हैं देखो,
कि न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपको सारे फॉर्मूले अगर याद हैं तो जो भी आपसे जो दो चीजें हैं उनसे किसी चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहला फॉर्मूला ये हो गया, V बराबर क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर, और यहाँ से ये आई और टी आपने ये वाला लिख दिया एज इट इज, और इस B की जगह आपने आई आर लिख दिया। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ये हो गया फॉर्मूला नंबर सेकंड। अब बताओ क्या और कोई फॉर्मूला भी हो सकता है? तो एक फॉर्मूला और हो सकता है, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो देखो H बराबर क्या हो गया, आई बराबर आपने लिख दिया V अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर टी। तो H बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कैंसिल हो गया, तो H बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए आपके किससे जुड़े हुए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। अब हमको मेनली इसको पढ़ना है। अब क्वेश्चन मान लो आ जाए, ये नोट कर लिया आपने, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कि ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऑन विच प्रॉपर्टीज डज इट डिपेंड्स ऑन, तो अब कैसे लिखोगे आप देखो, रब कर दो, चलो फटाफट नोट कर लिया होगा। अब चलो आगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने अभी भी नोट किया कि H बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी। अब डिपेंडेंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस किस चीज पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्या चीज, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीट जनरेटेड, है ना। तो इसको हीट जनरेटेड लिखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रजिस्टर। यहाँ पर हम सर्किट की बात कर रहे हैं इसलिए रजिस्टर लिख लेते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर, ठीक है। दिख रहा है यहां से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, स्क्वायर है करंट का, ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। सेकेंड वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां आप लिख लोगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग। ये देखो, तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन तीनों। मान लो कि ऑप्शन आ गया आपके पास कि ऑन विच प्रॉपर्टीज डज द हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन हो गए, चौथा कुछ अलग हो जाएगा। तो आपको ये तीन पता है तभी तो आप सही ऑप्शन को क्लिक कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट करो और अब आगे पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद क्या क्या काम आ रहा है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारे, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो वैसे तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। देखो एक बार कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसके अंदर फिलामेंट है किसका, टंगस्टन का, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, वेरी हाई। फायदा क्या होता है इससे कि बल्ब जल्दी खराब नहीं होता, ज्यादा इंटेंसिटी का करंट आ जाता है तो भी। मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 3380 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब होता क्या है कि लगातार जब इसको हम काम में लेते रहते हैं वेरी हाई टेम्परेचर पर भी, तो क्या होता है कि इट डज नॉट गेट हॉट, गर्म नहीं होता है, एंड गिव अस लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पहली बात।
दूसरी बात हम कर रहेंगे फ्यूज वायर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नोट कर लो कि जो फ्यूज वायर होता है ना, इसको हमारे सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। पहली बात, ये एक क्वेश्चन बन गया अपना, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। सही बात, क्या है ये, एक सेफ्टी डिवाइस जिसको हमारे सर्किट के अंदर लगाया जाता है। किस लिए, टू बचाने के लिए, किसको, है ना, किसको बचाने के लिए, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब होने से बचाने के लिए इसको एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। बना हुआ किस किस का होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ मेनली लेड एंड टिन, लेड प्लस टिन का बना हुआ होता है। गुण इसके, इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब उसका फायदा है, क्या फायदा है वो देखो, इतने हमने पढ़ ली, जो हमारे याद करने की बात है वो हमने लिखी। अब समझो कि फ्यूज वायर होता क्या है। पहली बात तो पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का एक प्लग सा होता है, उसमें दो हुक निकले हुए रहते हैं, उनमें वायर लगाया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि किस तरीके से फ्यूज वायर को बांधा जाता है जब वो फ्यूज उड़ जाता है उसके बाद। अब होता क्या है देखो कि फ्यूज वायर लेड या टिन का बना हुआ एक पतला तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब ये सेफ्टी डिवाइस की तरह कैसे काम करता है उसको समझते हैं कि हमारे सर्किट में जब करंट आता है तो इसमें से होकर और हमारे घर के अंदर करंट आ रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे बारिश होती है या तेज हवा चल रही होती है या किसी और रीजन से मान लीजिए कि ज्यादा इंटेंसिटी का, ज्यादा वोल्टेज का करंट जब आ जाता है तो ये क्या करता है, ये फ्यूज वायर जैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी का करंट आएगा वैसे ही इट गेट्स हीटेड, है ना, और हीट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, मेल्ट, और मेल्ट होने के बाद क्या करेगा, ब्रेक्स द सर्किट। ये लो, अब क्या होगा कि ज्यादा इंटेंसिटी का करंट आया, वायर गर्म हो गया, गर्म होके मेल्ट हो गया, मेल्ट होते ही क्या हुआ, सर्किट टूट गया। सर्किट के टूटने से क्या हुआ, करंट आगे गया ही नहीं, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि नॉर्मल इंटेंसिटी पर ही काम कर रहे हैं उन तक जब ये करंट पहुंचा ही नहीं तो वो खराब होने से बच जाते हैं। वरना अगर ज्यादा इंटेंसिटी का करंट आ जाता है, ज्यादा वोल्टेज का करंट आ जाता है तो आपने देखा होगा कि बल्ब तो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं ना, फट से आवाज आती है और बल्ब चलना बंद हो जाता है, काला काला धुआं हो जाता है उसके आसपास। फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, वो भी खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा फ्यूज वायर हमारे हजारों लाखों के सामान की खराब होने से मदद कर देता है। तो मेनली ये दो ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे कोर्स के अंदर, हमारी एनसीईआरटी में, जो कि हमें लर्न करने हैं। इनसे जुड़े क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सब जो नोट कर दिया, जो सब एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। जो फंक्शन थे इनकी वो आपने समझ लिया। अगर समझ में आ गए तो लिखने में मुझे नहीं लगता कहीं कोई गलती होगी। और अब हम आ गए हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे जो कि हमारे घरों में काम आती है। जल्दी से इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम जानते हैं कि यूनिट क्या चीज होती है। बिजली का जो हमारा बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है, तो उसको जानने की ये होती क्या है। देखो, अभी आपने पढ़ लिया कि P इज इक्वल्स टू VI, ये पढ़ लिया है ना। ओम्स लॉ की हम बात करते हैं बार बार कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किस चीज की क्या वैल्यू है, ठीक। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू VI होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR इंटू, ये I आपने लिख दिया तो क्या हो गया, I स्क्वायर R। P बराबर VI भी हो गया नंबर 1, P बराबर हो गया I स्क्वायर R नंबर 2। अब I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, तो P बराबर आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। R से एक R कैंसिल, तो आपने लिख दिया V स्क्वायर अपॉन R। कितने फॉर्मूले बना दिए, देखो एक से ही 3 फॉर्मूले बन गए। दोबारा देख लो, P इज इक्वल्स टू VI, V इज इक्वल्स टू IR, ये I ये रहा, I स्क्वायर हो गया, ये R लिख दिया। फॉर्मूला नंबर 2, I बराबर V अपॉन R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I स्क्वायर है इसलिए V अपॉन R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, दिस वन V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R। ये हो गए हमारे पावर से जुड़े तीनों फॉर्मूले। अब यहां से हमको V स्क्वायर अपॉन R, तो एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम की। ये होगा ना,
कि कितनी इंटेंसिटी का करंट कितनी देर के लिए बह रहा है, एक ही बात होगी। अब हम अलग अलग यूनिट्स की बात करते हैं कि अलग अलग यूनिट, जैसे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल का इसकी यूनिट जो होती है ना, ये क्या होती है, वाट, ये होती है, डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो ये जो है ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, वाट। अब इसकी हम अलग अलग यूनिट्स को जानेंगे। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 वाट, सही है। किलो देखो, किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो ऐसे किलो से 1000 याद कर लो। इसके बाद 1 मेगावाट कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 6 वाट, ठीक है। 10 मेगावाट के बाद 1 मेगावाट के बाद अब 1 गीगावाट दैट इज 10 टू पावर 9 वॉट। और 1 हॉर्स पावर, ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, 746 वॉट्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा बिल आता है ना, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना घर में, वो किस तरीके से आता है उसको हम पता करते हैं कि उसको उसकी यूनिट क्या होती है। देखो कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू, 1 किलोवाट की हम बात कर रहे हैं, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 किलोवाट और किससे, आवर्स, ठीक है। तो 10 टू पावर 3, ये तो किसके लिए हो गया, किलोवाट के लिए। और आवर के लिए हम आवर को बदल देते हैं किसमें, सेकेंड्स में, यानी कि 3600 सेकेंड्स, ठीक। तो 3600 सेकेंड्स हो गए। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 और 3 5 और 1 6, 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 3 वॉट सेकेंड। यहाँ तो वॉट हो गया है ना, यहाँ तक तो यूनिट वॉट है, और ये हो गई सेकेंड, तो आप इसको लिखोगे वॉट सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये किसको डिफाइन कर दिया आपने, 1 किलोवाट आवर को, यानी कि 1 आवर में बहने वाले करंट की मात्रा को हम नोट कर सकते हैं, ठीक। अब होता यह है, इसको क्यों लिखा जाता है किलोवाट आवर में, कि जो यूनिट है ना, ये काफी छोटी यूनिट है, इसलिए इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किस लिए, आराम से इसको नोट करने के लिए, ठीक। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, इसकी मदद से किया यह जाता है कि घर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मात्रा का पता इजीली लगा लिया जाता है। अब यूनिट्स कितने खर्च हुए बिल के अकॉर्डिंग आता है, तो जितने इंटेंसिटी का करंट उसमें बह रहा है मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय डेज बाय 1000, बस इस तरीके से। तो अगली क्लास में मिस मत करना, अगली क्लास में हम ये जो न्यूमेरिकल्स है ना सारे, उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसकी यूनिट हमने देख ली, किलोवाट है ना, एक वॉट के लिए है ना, तो वोल्ट इंटू एम्पियर हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स जो बच रहे हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले प्लस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाले, क्योंकि वो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, ये छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 से 2 नंबर वाले, इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगली क्लास को मिस मत करना, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक इन क्वेश्चंस को और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। बाय।